वेरी गुड इवनिंग। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वेरी गुड इवनिंग। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ठीक है, तो अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कल 2 चैप्टर किए थे हमने इकोनॉमी के, क्लास 10 के। और कल पहले मैंने लाइव का शेड्यूल लगाया था, लेकिन लाइव हो नहीं रहा था। ठीक है, लाइव हो नहीं पा रहा था, जिसके कारण मैंने फिर उसको क्या किया था, मैंने रिकॉर्डेड करके और फिर उसको अपलोड किया था। तो 2 चैप्टर मैंने आपको करवा दिए थे। अब आज की क्लास में हमको थर्ड चैप्टर करना है, दैट इज मनी एंड क्रेडिट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, और पिछले साल मतलब कि 2021 में जो DSSS हुआ है, आप देखोगे सारे ही सवाल इस चैप्टर से जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। चैप्टर का नाम है अपना मनी एंड क्रेडिट। बिल्कुल ध्यान से चीज़ों को पढ़ोगे, बहुत बहुत आराम से सारी चीज़ों को करोगे। मुद्रा, वो वही है प्रीति, वो वही है। आप चेक करोगे वहीं पे है, एनसीईआरटी नोट्स में जाके देखोगे। अब देखो, मनी क्या होता है स्टूडेंट्स? व्हाट इज मनी? मनी किसको कहते हैं? हिंदी में इसको क्या कहते हैं? मुद्रा। ठीक है, मनी क्या होता है, मुद्रा क्या होता है, इसको समझो। ये क्या होता है? देखो, इस दुनिया में आपको कुछ भी खरीदना है। आपने क्या कहा? आपने क्या कहा कि मैम हमको आपका कोर्स चाहिए, हमको आपसे पढ़ना है, हमको आपका कोर्स चाहिए। तो मैंने क्या कहा? मुझे मनी दो, मुझे पैसा दो। मैं आपको कहूंगी बच्चों, मुझे आपका फोन दे दीजिए, मुझे आपका फोन दे दीजिए। आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे कि मैम पैसे दे दो, मनी दे दो, हम आपको फोन दे देंगे। ठीक है। अब किसी ने ये कहा जी हमें तो आपके नोट चाहिए, मैंने कहा ठीक है मिल जाएंगे, पैसे दे दो। यानी कहने का मतलब क्या है? इस दुनिया में आपको कुछ भी खरीदना या बेचना है, इस दुनिया में आपको कुछ भी खरीदना या बेचना है, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? आपको मनी की जरूरत पड़ेगी, आपको मुद्रा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मनी क्या हो गया? मनी हो गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या हो गया? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि आदान प्रदान के माध्यम को, आदान प्रदान के माध्यम को, आपको कुछ खरीदना है या आपको कुछ बेचना है, आदान प्रदान के माध्यम को हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी मुद्रा मुद्रा कहते हैं। आदान प्रदान के माध्यम को, या मैं कहूं इसको, मीडियम ऑफ एक्सचेंज को हम लोग मनी कहते हैं। अब जो ये मनी है, जो मनी है, इसके रूप बदलते रहते हैं। 8 नवंबर 2016 को एकदम से प्रधानमंत्री मोदी जी को पता नहीं क्या हुआ, क्या कहा कि पुराने 500 के नोट बदल गए और नए नोट आएंगे। यानी उसका रंग, उसका रूप, उसका कलर बदल दिया। आप अमेरिका जाओगे, इसी मुद्रा को डॉलर कह के बुलाने लग जाएंगे। आप इंडिया में हो, इसको रूपी कह रहे हो। आप पाकिस्तान में चले जाओ, वहां भी इसको रूपी कहेंगे। ठीक है, आप बांग्लादेश में चले जाओ, वहां इसको टका कहेंगे। ठीक, आप कहीं और चले जाओ, वहां पे आप कनाडा चले जाओ, वहां पे इसका कैनेडियन डॉलर नाम हो जाएगा। यानी कि जो पैसा है उसका नाम, उसका रूप हर देश के अंदर अलग है। जैसे ही बाउंड्री बदल रही है, उस देश की करेंसी बदल रही है, यानी उस देश की मुद्रा बदल रही है, लेकिन काम नहीं बदला। आप किसी भी देश में चले जाओ, हर देश के अंदर हमको पैसे की जरूरत क्यों पड़ रही है? हर देश के अंदर हमको पैसे की जरूरत केवल एक चीज के कारण पड़ रही है कि हमको कुछ खरीदना या कुछ बेचना है। हमको क्या करना है? या तो कुछ खरीदना है या कुछ बेचना है। तो पैसा, मनी क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। उम्मीद करती हूं यहां तक आपको बात समझ आ गई। कोई डाउट है तो प्लीज यहां तक पूछ लीजिए। ठीक है, तो पैसा क्या है? ये क्या है? ये यहां लिखा हुआ है मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है।
ठीक है। ये क्या करता है, जब आप कोई सामान बेचते हो या खरीदते हो तो ये एक बिचौलिए की तरह मध्यवर्ती के रूप में काम करता है। पैसा रखने वाला व्यक्ति पैसा देके बदले में वस्तु या सेवा को खरीद सकता है। ठीक है। प्राचीन काल में लेन देन के लिए पहले क्या होता था, कि जिस समय ये रुपए नहीं थे, जिस समय ये सब रुपए वगैरह कुछ भी नहीं था, उस समय क्या चलता था, उस समय बार्टर सिस्टम चलता था। मेरी बात ध्यान से सुनो, उस समय क्या चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट, वस्तु विनिमय प्रणाली होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली इसको हिंदी में कहते हैं। इसमें क्या होता है, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी एक्सचेंज होता है। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु बदली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी एक्सचेंज जो है वो इसमें होता है। ठीक है। एक वस्तु के बदले वस्तु जो है वो बदली जाती है, वस्तु के बदले वस्तु बदली जाती है। इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको कहा मुझे चीनी दे दो, मैं आपको बदले में घी दे दूंगी। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम एक सामान को दूसरे सामान से बदल रहे हैं। इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। लेकिन इस सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम क्या आने लगी, इस सिस्टम के अंदर एक प्रॉब्लम आने लगी जिसका नाम था डबल बॉन्ड्स ऑफ कोइंसिडेंस। क्या था, डबल बॉन्ड्स ऑफ कोइंसिडेंस नाम की एक प्रॉब्लम इस सिस्टम के अंदर आने लगी। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इच्छाओं की दोहरी संयोजकता। क्या कहा जाता है, इच्छाओं की दोहरी संयोजकता। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, उसको देखो। इसके अंदर होता क्या है स्टूडेंट्स, कि जैसे मान लीजिए ये कोई पर्सन ए है, ये कोई पर्सन बी है। ए के पास पेन है, बी के पास पेंसिल है। ए कह रहा है मुझे पेंसिल दे दो और मेरा पेन ले लो। अगर दोनों की इच्छाएं मिल रही है, अगर दोनों की जरूरतें पूरी हो रही है, उसको पेंसिल चाहिए, उसको पेन चाहिए, तो ये बदल लेंगे एक दूसरे से। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये बदल लेंगे एक दूसरे से। लेकिन इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जो ए है उसको पेंसिल मिल गया, बी है उसको पेन मिल गया। लेकिन प्रॉब्लम कहां होगी, जब बी कह रहा है मैं तो मेरी पेंसिल उसको दूंगा, मैं तो मेरी पेंसिल उसको दूंगा जिसके पास बदले में देने के लिए कुछ लैपटॉप है, क्योंकि मुझे तो लैपटॉप चाहिए, मुझे तो लैपटॉप चाहिए। मैं मेरी पेंसिल उसको दूंगा जिसके पास लैपटॉप है। ठीक है। अब मैं अंकल सी के पास गई, मैंने कहा अंकल अंकल इसको लैपटॉप दे दो और इसका पेंसिल ले लो आप। वो बोला मैं क्या करूंगा पेंसिल का, मुझे तो बदले में आलू चाहिए। मैं तो मेरा लैपटॉप उसको दूंगा जो बदले में मुझे आलू देगा। यानी यहां पे भी व्यापार नहीं हुआ क्योंकि दोनों की इच्छाएं अलग अलग थी। यहां भी व्यापार नहीं हुआ क्योंकि दोनों की इच्छाएं अलग अलग थी। आप बात को समझ रहे हो। जब लोगों की इच्छा नहीं मिलती, जब लोगों की वॉन्ट्स नहीं मिलती, तब ये बार्टर सिस्टम चलना बंद हो जाता है। और इसी को ही हम डबल वॉन्ट्स ऑफ कोइंसिडेंस कहते हैं, इच्छाओं की दोहरी संयोजकता कहते हैं। ठीक है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में। आप में से अगर किसी को भी कोई दिक्कत है, यहां तक आप लोग पूछ सकते हो। अगर किसी को कोई दिक्कत है और नहीं है तो प्लीज एक बार बता दीजिए, थम्स अप दे दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। जल्दी से बता दीजिए अगर कोई दिक्कत नहीं है तो। डबल बॉन्ड्स ऑफ कोइंसिडेंस होता क्या है, बार्टर सिस्टम की ये एक शॉर्ट कमिंग है, बार्टर सिस्टम की एक कमी है। ये क्या कमी है स्टूडेंट्स, क्या कमी है ये, कि एक्सचेंज तभी हो सकता है जब दोनों पक्ष बिल्कुल वही चीज चाहते हो जो दूसरे पक्ष को एक ही समय में पेश करना हो। मतलब कि वस्तु विनिमय प्रणाली में एक कमी यह है कि विनिमय केवल तभी हो सकता है जब दोनों पक्षों की जो इच्छा है वो मिल रही है। अगर दोनों पक्षों की इच्छा में अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये जो है वो सिस्टम नहीं चलेगा। ठीक है। इसको डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स कहते हैं, ये मैंने आपको बताया। अब मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है, धन का मॉडर्न रूप क्या है, धन का आधुनिक रूप क्या है, करेंसी के रूप में आप इसको यूज करते हो। जैसे पेपर नोट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, कागज के नोट होते हैं, सिक्के होते हैं। ठीक है। आज की मुद्रा कीमती धातुओं से नहीं बनी। यहां पे आप दो टर्म समझोगे जो किताब में नहीं दिए हुए लेकिन पेपर में पूछते हैं। क्या है समझो। देखो, एक होता है जिसको हम कहते हैं टोकन मनी। क्या कहते हैं, टोकन मनी। और एक होता है जिसको हम कहते हैं फुल बॉडीड करेंसी या फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड करेंसी या फुल बॉडीड मनी। टोकन मनी जिसका एक और नाम होता है हिंदी में प्रतीकात्मक मुद्रा। क्या कहते हैं, प्रतीकात्मक मुद्रा। ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पूर्ण मुद्रा। अब तुम मुझे आंसर करना एक क्वेश्चन का आंसर करना। आप रास्ते से कहीं जा रहे हो और आपको सड़क पे दो सिक्के पड़े हुए मिले। दोनों ही सिक्कों पे 10 रुपया लिखा है। ये सिक्का जो है वो स्टील का है और ये सिक्का जो है वो गोल्ड का है। आप पहले कौन सा सिक्का उठाओगे,
पहले कौन सा सिक्का उठाओगे? मुझे पता उठा तो दोनों लाओगे, लेकिन पहला कौन सा उठा के लाओगे? ठीक है, पहले कौन सा उठा के लाओगे? आप सब लोगों का आंसर क्या होगा? मैम हम तो गोल्ड का उठाएंगे। भाई ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आप कहोगे मैडम हमें पता है चाहे इसके फेस पे 10 रुपए लिखा है, लेकिन अगर हम इसको ले जाके सुनार के पास बेचे ना तो हमको 10 रुपए से बहुत सारी वैल्यू मिल जाएगी, है ना? ये आपको पता है ना? यानी इसके फेस पे कम लिखा है लेकिन इसकी बॉडी में बहुत सारी वैल्यू है, इसके अंदर बहुत सारी वैल्यू है। मतलब फुल बॉडीड करेंसी किसको कहते हैं? जो कीमती धातुओं से बने हो, जो कीमती धातुओं से बने हो, ठीक है, जिसकी जो है इंट्रिंसिक वैल्यू यानी अंतर्निहित वैल्यू, अंतर्निहित मूल्य, इंट्रिंसिक मूल्य जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक, वो बहुत ज्यादा है फेस वैल्यू से, बाह्य मूल्य से। ऊपर तो बहुत कम लिखा हुआ है पर अंदर बहुत हैवी चीज उसमें छुपी हुई है। और स्टील वाले में क्या है? अगर आप इसको ठोक पीट के कबाड़ी के पास लेके गए, कबाड़ी क्या कहेगा? ओ ये क्या उठा लाया यार, इसको वहां पे लेके जा, है ना? यानी कि स्टील का अमाउंट कैसा है? इसको टोकन मनी कह रहे हैं, क्योंकि इसकी फेस वैल्यू ज्यादा है, फेस वैल्यू ज्यादा है और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम है, अंदर तो कुछ है ही नहीं। जो नोट आप आज के दिन यूज करते हो, जो सिक्का आप आज के दिन यूज करते हो, वो सोने चांदी का थोड़ा ना बना है ना? वो सोने चांदी का नहीं बना, वो क्या है? वो टोकन मनी है। आज जो पैसा आप यूज कर रहे हैं मॉडर्न मनी, वो क्या है? वो टोकन मनी है। ठीक है, समझ गए? ये सरकार नहीं मानती। भाई सरकार क्या कहती है कि प्रीशियस मेटल की करेंसी को अगर आप यूज करोगे तो दुनिया उसको स्टोर करने लग जाएगी, सामान तो खरीदेगी नहीं, उन सिक्कों को अपने पास स्टॉक करके रखने लगेगी। इसलिए आपको टोकन मनी की जरूरत है, आप ये कीमती धातुओं की मुद्राएं मत लो। ठीक है, समझ गए? इन इंडिया ओनली द आरबीआई इश्यूज करेंसी नोट। अब भारत में जितने भी नोट है वो जारी कौन करता है? भारत में आरबीआई केंद्र सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से इनको जारी करता है। आप बात को समझो, अब आरबीआई की बात आई है, मैं आपको बता दूं आरबीआई के बारे में। देखो जो आरबीआई है ना, आरबीआई का जन्म, आरबीआई पहले कानून बनता है, आरबीआई कानून, आरबीआई एक्ट बनता है 1934 में। इस कानून में लिखा था कि जब आरबीआई बनेगा तो क्या होगा, जब आरबीआई बनेगा तो आरबीआई के पास कौन कौन सी पावर होंगी, ठीक है, कौन डायरेक्टर होगा, इस तरीके से सारी बातें इस कानून में लिखी है। 1 अप्रैल 1935 को ये आरबीआई बन जाता है। कहां पे? कोलकाता के अंदर इसकी स्थापना की जाती है, कोलकाता में आरबीआई की स्थापना की जाती है। लेकिन आज के दिन इसका हेडक्वार्टर आपको पता है मुंबई में है। 1937 में आरबीआई को मुंबई लेके जाया जाता है, मतलब अब तब से लेके इसको जो है वो मुंबई में ही शिफ्ट किया गया है 1937 में। ठीक है, और 1 जनवरी 1949 को, क्योंकि ये जब बना है तो ब्रिटिश इंडिया का केवल 4% पैसा लगा था, केवल 4% पैसा लगा था। 96% पैसा जो है वो भारत सरकार का था, सॉरी ब्रिटेन की गवर्नमेंट का था, लंदन की गवर्नमेंट का था। और भारत ने 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया, यानी आरबीआई को पूरी तरीके से खरीद लिया। कब? 1 जनवरी 1949 को। और इसका काम भी समझाया गया कि तुम्हारा काम क्या है। ठीक है, राष्ट्रीयकरण किया गया आरबीआई का। राष्ट्रीयकरण किसका? आरबीआई का 1 जनवरी 1949 को। अब देखो होता क्या है, इसका काम क्या होता है। आरबीआई में एक गवर्नर होता है, जो अभी कौन है? अभी है शक्तिकांत दास। अभी कौन है? अभी है शक्तिकांत दास, ये इसके गवर्नर है। ठीक है, और 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं जो इस गवर्नर को मदद करने के लिए आते हैं। 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं जो इस गवर्नर की मदद के लिए आते हैं। ठीक है, जैसे माइकल पात्रा है, ठीक है, अलग अलग 4 लोग जो हैं वो इसके अंदर होते हैं। होते बहुत सारे लोग हैं पर ये कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर उसके बाद ये जो आरबीआई है ना, इसका मेन काम क्या है? करेंसी प्रिंट करना, करेंसी प्रिंट करना। कैसी करेंसी प्रिंट करना, समझना मेरी बात को। 2 रुपए से लेके 2000 रुपए का नोट, 2 रुपए से लेके 2000 रुपए का नोट कौन प्रिंट करता है? इट इज प्रिंटेड बाय आरबीआई। प्रिंट कौन करता है? आरबीआई प्रिंट करता है। और उस पे साइन किसके होंगे स्टूडेंट? साइन भी उस पे आरबीआई गवर्नर के होंगे। किसके? आरबीआई गवर्नर के उस पे साइन होंगे। ठीक है, अब बात रह गई 1 रुपए के नोट की। 1 रुपए का नोट प्रिंट कौन करता है? प्रिंट करती है भारत सरकार, प्रिंट करती है भारत सरकार। और साइन किसके होंगे 1 रुपए के नोट पे? साइन होंगे आरबीआई, या फिर मैं कहूं फाइनेंशियल
फाइनेंशियल सेक्रेटरी के साइन होंगे, वित्त सचिव के साइन होंगे, एक वित्त सचिव के साइन होंगे, यानी जो वित्त मंत्रालय का सेक्रेटरी होता है, जिसको वित्त सचिव कहते हैं, उसके साइन होंगे 1 रुपए के नोट पे। प्रिंट करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, आरबीआई प्रिंट नहीं करेगा। अब बात बची सिक्कों की। सिक्कों को प्रिंट कौन करता है, या मैं कहूं मिंट कौन करता है सिक्कों को, वो भारत सरकार ही करती है, आरबीआई नहीं करती। और इसके ऊपर साइन किसके होते हैं, इसके ऊपर साइन किसी के भी नहीं होते, किसी के भी नहीं होते। तो यहां तक अगर किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, और नहीं है तो प्लीज आप आगे मुझे बता दीजिए कि मैम आगे मूव करो, मैं आगे चल पड़ू। कोई दिक्कत है क्या, कोई डाउट है क्या, जल्दी से बता दीजिए मुझे। और अब है ना, हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी को एक बार के लिए मैं विराम दूंगी। एनसीईआरटी के जो एमसीक्यू हम करते हैं ना रात को, उनको एक बार विराम दूंगी, जो एमसीक्यू हम रात को करते हैं, क्योंकि 300 एमसीक्यू ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट के हो चुके हैं, 300 से ज्यादा ही हो चुके हैं, ठीक है। अब एक बार, तब तक अपनी बाकी एनसीईआरटी पूरी हो जाएगी 10वीं से 12वीं की। हम एक बार क्या करेंगे, जो DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उनको सब्जेक्ट वाइज करेंगे। भाई एक जगह सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन, एक जगह सारे पॉलिटी के क्वेश्चन, एक जगह सारे इकोनॉमी के क्वेश्चन, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, जिससे आपको सब्जेक्ट का भी पता लगे कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है और कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रोंग है, ठीक है। तो ये हम काम शुरू कर रहे हैं बहुत जल्दी, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं आपकी बुक में और क्या क्या लिख रखा है। आपकी बुक में यही लिख रखा है कि आज के जो रुपए हैं उसका रूप क्या है, कागज के नोट हैं, सिक्के हैं, ये सब कुछ आज की करेंसी है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा प्रीशियस मेटल से, कीमती चीजों से नहीं बना हुआ, बहुत ज्यादा कीमती चीजों से नहीं बना हुआ, ठीक। भारत में कोई भी व्यक्ति कानूनी तौर पे, अब देखो इंडिया के अंदर एक शब्द होता है, एक बात को याद रखोगे आप लोग, एक शब्द होता है किसको, लीगल टेंडर। एक शब्द क्या होता है, ठीक है प्रियंका, आई विल ऐड दैट, ठीक है। वो मुझे पॉलिटी का बहुत सब कुछ और ऐड करना है, इंटरनेट वीक की वजह से वो चीजें ऐड नहीं हो पा रही हैं, बट मैं उसको ऐड करूंगी। अब देखना मेरी बात को, मैं क्या बता रही थी आपको, एक शब्द जिसका नाम क्या है, लीगल टेंडर। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझोगे। लीगल टेंडर यानी कि सांविधिक टेंडर। अपने को सिर्फ एनसीईआरटी नहीं करनी है, एनसीईआरटी के अलावा भी बहुत सारी चीज। आई डोंट थिंक रमिता कि इससे कोई फर्क पड़ता है। मेरी हैंड राइटिंग समझ नहीं आ रही क्या? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोर्ड पे करा दूंगी, लेकिन कोई इशू इसमें है नहीं, बट मुझे ऐसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है तो मैं इसलिए इसको चूज़ कर लेती हूँ। क्या आपको औरों को भी यही विचार है? प्लीज़ अपने विचार ज़रूर बता देना। देखो सांविधिक मुद्रा या सांविधिक टेंडर या लीगल टेंडर क्या होता है, देखो सांविधिक टेंडर, लीगल टेंडर क्या होता है, 500 रुपए के नोट, 500 रुपए के ओल्ड सीरीज के नोट, ओल्ड सीरीज के नोट अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। मतलब कि अब वो सर्कुलेशन से बाहर हो गए हैं। इसी को ही क्या कहते हैं, इसी को ही हम डीमोनेटाइजेशन कहते हैं। नहीं समझ तो आ रहा है प्रीति, समझ उनको भी आ रहा है। इफेक्टिव मतलब कि आपको इस मोड में कोई प्रॉब्लम है क्या, ये बताना, ठीक है। कोई नहीं, बाकी मैं उस पर भी पढ़ा दूंगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। 500 रुपए के ओल्ड सीरीज नोट अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इस शब्द का मतलब क्या होता है, लीगल टेंडर का मतलब होता है जिसको हर कोई एक्सेप्ट कर ले, हर कोई एक्सेप्ट कर ले, कोई रिफ्यूज ना कर सके, हर कोई एक्सेप्ट कर ले।
फॉर एग्जाम्पल आपने मेरा कोर्स लिया, और मुझे क्या दिया, मुझे रुपी दिया। अब मैं इस रुपी को मना नहीं कर सकती, कि भाई रुपी नहीं लेंगे हम तो कुछ और लेंगे, मतलब कि मुझे तो चेक काट के दो, मैं तो रुपी नहीं लूंगी। आप रुपी को मना नहीं कर सकते, यानी हर कोई एक्सेप्ट कर ले उस चीज को लीगल टेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? उस चीज को लीगल टेंडर कहते हैं। ठीक है, तो यानी नो इंडिविजुअल, भारत के अंदर रुपी की पेमेंट को कोई मना नहीं कर सकता। भारत के अंदर जो रुपी की पेमेंट है उसको कोई भी मना नहीं कर सकता। ठीक है, समझ आ रही है बात? भारत के अंदर जितनी भी जो रुपी की करेंसी है उसको कोई भी मना नहीं कर सकता, लीगली रिफ्यूज नहीं कर सकता। 2 लाख रुपए तक आप कैश में पे कर सकते हो, 2 लाख से ज्यादा आपको पेमेंट करना है तो आपको चेक का यूज करना पड़ेगा। तो आरबीआई क्या कहता है कि रुपी आपका एक लीगल टेंडर है, आपको रुपी में ही सारा व्यापार करना है। ठीक है, तो लीगल टेंडर क्या होता है ये हमने समझा। अब इसके बाद डिपॉजिट विद बैंक्स, बैंकों में जमा क्या होता है? क्या कहता है? द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज एज डिपॉजिट्स विद बैंक। आपकी जेब में बहुत सारा पैसा है, आपकी पॉकेट में पैसा है। ठीक है, क्या है कि आपकी पॉकेट में पैसा है। ठीक है, पॉकेट में पैसा है। अब पॉकेट का जो पैसा है वो आपने क्या किया, वो आपने बैंक में जमा करवा दिया, अब बैंक में जमा करवा दिया, इसको क्या नाम दे देंगे? इसको ही नाम दे देंगे बैंक मनी। ये क्या बन गया? ये बैंक मनी बन गया। तो बैंक मनी क्या होता है? जो अमाउंट आप बैंक में जमा करवाते हो उसको बैंक मनी कहते हैं। जो अमाउंट आप बैंक में जमा करवाते हो उसको बैंक मनी कहते हैं। ठीक है, वह बैंकों में जमा राशि के रूप में होता है। जो भी अमाउंट आपने बैंक में जमा करवा दिया उसको सुमन, डाउट है क्या आपको टेंडर में? उसको हम बैंक धनराशि या डिपॉजिट विद बैंक कहते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनोगे, जो ये बैंकों में आप डिपॉजिट करते हो, जो बैंक में डिपॉजिट करते हो, ये 2 तरीके का होता है। जो बैंक में डिपॉजिट करते हैं हम, ये 2 तरीके का होता है। कौन कौन सा? एक को कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। क्या कहा जाता है? डिमांड डिपॉजिट, यानी कि मांग जमा राशि, एक को कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। और एक को क्या कहते हैं? एक को कहते हैं टाइम डिपॉजिट। उसको क्या कहते हैं? समय जमा राशि। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है स्टूडेंट? डिमांड डिपॉजिट का उदाहरण मैं आपको देती हूं, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। डिमांड डिपॉजिट्स क्या है? ये वो है कि जैसे ही आपने डिमांड की आपको पैसा वापस मिल गया, पैसा आपको वापस मिल गया। फॉर एग्जाम्पल आपका करंट अकाउंट आपके बैंक में है, आप रास्ते से कहीं जा रहे हैं और आपको यूं हो गया कि मुझे तो ये मोबाइल अभी लेना है, मुझे तो मोबाइल अभी खरीदना है। तो आप क्या कर रहे हो? अपने करंट अकाउंट से आप स्कैन कर रहे हो, गूगल स्कैनर का यूज करके आप स्कैन कर रहे हो, यूपीआई का यूज करके, और उस मोबाइल की पेमेंट कर रहे हो। यानी जैसे ही आपने अपने अकाउंट को कमांड दी, तो क्या होगा कि आपकी जरूरत जो है वो उसी वक्त पूरी हो गई। यानी जो करंट अकाउंट था वो क्या था? वो डिमांड डिपॉजिट था। यानी उसी वक्त आपकी डिमांड पूरी हो गई। ऐसे ही सेविंग अकाउंट में होता है। जब चाहे पैसा ले लो, कार्ड का यूज करके, भीम का यूज करके, यूपीआई का यूज करके। पर टाइम डिपॉजिट का उदाहरण क्या है? फिक्स डिपॉजिट, जहां पे आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए बंद जाते हो। यानी आप कार्ड का यूज करके, यूपीआई का यूज करके अपनी एफडी को तुड़वा नहीं सकते। इसको कहते हैं टाइम डिपॉजिट। आपको एक समय के लिए बांध दिया जाता है। अगर उस समय से पहले आप उस अमाउंट को बाहर निकलवाते हो या एफडी तुड़वाते हो तो आपको कुछ ना कुछ दंड लगेगा। यानी अगर 6% इंटरेस्ट मिलना था तो 4% मिलेगा। तो टाइम डिपॉजिट क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट। और डिमांड डिपॉजिट करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। उम्मीद करती हूँ ये बात आपको समझ आ गई। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। अब ये जिसमें मांग करते ही आप पैसा निकाल सकते हो उसको मांग जमा राशि कहलाते हैं। ठीक है, बैंक नगद की बजाय चेक से भुगतान करने की सुविधा भी देते हैं। चेक क्या होता है? चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को उस व्यक्ति के खाते से उस व्यक्ति को एक विशिष्ट राशि भुगतान करने का निर्देश देता है। चेक क्या है? एक कागज का टुकड़ा है, एक पीस ऑफ पेपर है जिसपे
हाँ करती तो है, पर कंपनी वाले को क्या चीजें पसंद नहीं आ जाती क्या? करंट अकाउंट से पेमेंट भी तो हो जाती है, कर दीजिए आप पेमेंट। करंट और सेविंग में डिफरेंस बता दें, अभी बताते हैं विजेता, पहले वही सुन लीजिए फिर चेक पे चलेंगे। अब देखो बार बार डिमांड आ रही है अभी करंट और सेविंग में डिफरेंस बता दें, मैं आपको बताती हूँ करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या डिफरेंस है। जब भी आप एटीएम का यूज करते हो तो आपसे पूछा जाता है कि करंट अकाउंट है कि सेविंग अकाउंट है। आप क्या करते हैं, कुछ भी दबा देते हैं, पैसा आ गया तो ठीक है, ना आया तो फिर पलट के दबा देंगे। देखो करंट का मतलब क्या होता है, धारा प्रवाह बने रहना, पैसा आया गया, मतलब बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स इसमें होती है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स जो है वो होती है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है और कोई एक्स्ट्रा चार्ज इस पे नहीं लगता। जो करंट अकाउंट है वो केवल बिजनेस पर्पज के लिए ही होता है, मतलब किसी आम आदमी के नाम पे करंट अकाउंट नहीं खुलेगा, ये हमेशा बिजनेस या फर्म के नाम पे खुलता है। बिजनेस या कंपनी के नाम पे करंट अकाउंट खुलता है। 1 लाख आ गए, 80,000 चले गए, 5 लाख आ गए, 3 लाख चले गए, इस तरीके से पैसा आता जाता रहता है और इसके ऊपर इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता। बैंक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देता करंट अकाउंट पे, ठीक है। सेविंग अकाउंट क्या होता है, आपके और मेरे गरीब लोगों का होता है। जैसे अपा है, कभी कभी बुआ आई राखी पे, है ना, 500 रुपए दे गई, फिर अगली राखी पे आई 500 रुपए दे गई, तो अपने जैसे गरीब लोगों का सेविंग अकाउंट होता है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स लिमिटेड होती है कि आप एक दिन में इतना ही पैसा भेज सकते हो, ठीक है। ट्रांजेक्शन्स जो है वो लिमिटेड होती है और ये कॉमन लोगों का होता है, आम आदमी का होता है, कॉमन लोगों का होता है। और यहाँ सरकार भी सोच रही है बैंक भी बेचारे गरीब से इंटरेस्ट तो दे दे, तो यहाँ पे ब्याज आपको मिलेगा। तो ये डिफरेंस है दोनों का, लेकिन दोनों से ही आप जब मन चाहे अपना पैसा निकाल सकते हो। अब चेक क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। चेक एक कागज का टुकड़ा है जहां पे आप अपने ही खाते से, जैसे मैंने क्या कहा कि मैं किसके नाम, मैं विजेता के नाम, मतलब मैंने क्या लिख दिया यहाँ, पे टू के आगे यहाँ पे मैंने लिख दिया विजेता, ठीक है। कितने रुपए, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, यहां मैंने भर दी डेट, ठीक है, यहां मैंने डेट भर दी और यहां पे अपने कर दिए साइन, यहां मैंने अपने कर दिए साइन। यानी कहने का मतलब क्या है, अब ये विजेता को 5 लाख रुपए चले जाएंगे। कहां से जाएंगे, मेरे खाते से जाएंगे। मेरे खाते से ये जो अमाउंट है ये विजेता के खाते में चला जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, ये चेक क्या होता है, एक ऐसा कागज का टुकड़ा होता है जहां पे कोई व्यक्ति अपने ही खाते से सामने वाली पार्टी को पैसा दे सकता है, यानी भुगतान कर सकता है, ये चेक होता है, ठीक है। चेक का जनक कौन होता है, चेक का जनक किसको कहते हैं, लॉर्ड रिपन को चेक का जनक कहते हैं, लॉर्ड रिपन को चेक का जनक कहते हैं। अभी समझ आ गया पूनम और विजेता? एक बार वापस समझाऊं, ठीक है तानिया सुन लो। करंट अकाउंट का मतलब है जहां जो बिजनेस पर्पस के लिए होता है। बिजनेस के अंदर देखो क्या होता है, बिजनेस के लिए क्या होता है, पैसा बड़ा बड़ा अमाउंट में आता है, पैसा आया फिर गया, आया फिर गया, ये होता है करंट अकाउंट, ठीक है। और यहां कोई इंटरेस्ट, कोई ब्याज आपको नहीं मिलता, क्योंकि आप यूं सोच के देखो ना, ब्याज किस पे कैलकुलेट करे बैंक, अभी तो 10 लाख रुपए थे, अभी जीरो हो गए, सारी पेमेंट कर दी, तो इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता। जबकि जो सेविंग अकाउंट होता है ना, जो सेविंग अकाउंट है उस पे आपको ब्याज मिलेगा, क्योंकि वो आम आदमी का होता है और लिमिटेड से ट्रांजेक्शन्स होती है। अपन लंबे समय के लिए पैसा सेविंग अकाउंट में रखते हैं, आम आदमी का खाता खुलेगा सेविंग अकाउंट, बिजनेस पर्पज के लिए खुलेगा करंट अकाउंट, और हमेशा फर्म के नाम पे होगा करंट अकाउंट, ठीक है। समझ गए ना बात को? तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में तान्या, ठीक है। आपका सेविंग अकाउंट है तान्या। अब चलते हैं आगे। आगाज इंस्टीट्यूट का, मेरा सेविंग अकाउंट है, आगाज इंस्टीट्यूट का करंट अकाउंट है, क्योंकि रोजाना इतने पैसे इसमें आ रहे हैं, फिर रोजाना हर महीने इतने सारे पैसे टीचर्स को चले जाते हैं, आना जाना लगा रहता है। हर 5 मिनट में हो रहा, मान लीजिए एक एडमिशन हो गया तो हर 5 मिनट में इतने रुपए जो है वो खाते में आ रहे हैं, तो मतलब एक करंट अकाउंट हम लोगों ने आगाज का खुलवाया। लेकिन हमारा, मेरा, संजय सर का, या जितने भी फैकल्टीज यहाँ पे जुड़ी हुई है, उन सभी का जो है सेविंग अकाउंट जुड़ा हुआ है, सेविंग अकाउंट चलता है, ठीक है। तो अब बैंकों की ऋण गतिविधि, बैंक जो है वो कैसे पैसा कमा रहे हैं या लोन कैसे देते हैं, उस बात को समझो, उस बात को समझो, ठीक है तान्या। कोई दिक्कत है तो मुझे बताना। अब देखो ये क्या है, ये एक बैंक है, ये क्या है, ये एक बैंक है। बैंक में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं जमाकर्ता यानी कि डिपॉजिटर, ठीक है, एक होते हैं डिपॉजिटर, और एक कौन होते हैं, एक होते हैं लोन लेने वाले।
लोन लेने वाले। एक है पैसा जमा करने वाले, एक है लोन लेने वाले। अब बैंक क्या करता है, बैंक के बारे में समझिए। बैंक क्या करेगा, बैंक कैसे लाभ कमाता है। मान लीजिए जिसने बैंक में पैसा जमा करवाना है उसने 100 रुपए बैंक में जमा करवा दिए। बैंक उसको क्या कहेगा, बैंक उसको कहेगा भाई मैं तुझे ब्याज दूंगा। ब्याज कितना, 4%। ठीक है, कितना भी हो सकता है, मैंने उदाहरण ले लिया, 4% ब्याज मान लीजिए बैंक उसको दे रहा है। ठीक है, अब बैंक जमाकर्ता को जब वापस करेगा तो 104 रुपीज करेगा 4% ब्याज के हिसाब से। लेकिन ये जो बैंक है ये कहां से लाएगा ये एक्स्ट्रा 4 रुपए? ये कोई नोट थोड़ा ना छाप रहा है कि छाप के दे देगा। अब बैंक क्या करेगा, ये जो 100 रुपए बैंक में आए थे इनको लोन में चढ़ा देगा। ठीक है, वो इनको लोन में दे देगा। और जो ये जिसको लोन में दिया है उसको कहेगा भाई तू 12% इंटरेस्ट दे, तू 12% इंटरेस्ट दे। यानी उससे कितने रुपए ले लेगा, 112 रुपए ले लेगा। और आगे कितने देने हैं, 104 रुपए देने हैं। बीच में कितना बचा, 8 रुपए। ये बैंक का लाभ बच गया, ये बैंक का प्रॉफिट बच गया। ये क्या बच गया, ये बैंक का प्रॉफिट बच गया। इस तरीके से कोई भी बैंक लाभ कमाता है, यानी इस अंतर से, इस डिफरेंस से। ठीक है, कि जो आप बोरोवर्स को पैसा चार्ज कर रहे हो, जितने ब्याज पे आप उनको लोन दे रहे हो, या आप जितना डिपॉजिटर्स को दे रहे हो, जमाकर्ताओं को जितना दे रहे हो, उनका जो अंतर होता है वही बैंक की कमाई होती है। ठीक है, अब क्रेडिट सिचुएशन क्या होती है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, लोन, लोन की स्थितियां क्या होती है। ठीक है, समझो बात को। क्या कहता है, एक समझौता होता है लोन, जिसमें ऋणदाता ये कह रहा है, जो बैंक है वो आपको क्या कह रहा है, जो बैंक है वो ये कह रहा है कि हम इन फ्यूचर भुगतान कर देंगे, हम इन फ्यूचर ये पैसा आपको वापस दे देंगे। ठीक है, आप तब तक मेरे ये जो सामान है, ये मेरी चीजें हैं, ये मेरा सर्टिफिकेट है, तब तक आप अपने पास गिरवी रख लो, इन फ्यूचर मैं आपको ये पैसा जो है वो लौटा दूंगा। पर्पस क्या है, लोन दिया क्यों जाता है, ताकि लोग अपनी वर्किंग कैपिटल्स की जरूरत को पूरा कर सके। ये वर्किंग कैपिटल शब्द क्या है, जैसे 2 तरीके की कैपिटल होती है स्टूडेंट्स, 2 तरीके की कैपिटल होती है, हमने 9वीं में पढ़ा भी था। एक होती है फिक्स्ड कैपिटल, एक क्या होती है, एक होती है फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल। एक क्या होती है, एक को कहते हैं वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी। वर्किंग कैपिटल, या मैं कह दूं कार्यशील पूंजी। फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, ये होती है निश्चित पूंजी, निश्चित पूंजी। और वर्किंग कैपिटल क्या होती है, कार्यशील पूंजी। ठीक है, अब तुम यूं देखो, जो वर्किंग कैपिटल होती है, जो वर्किंग कैपिटल होती है और फिक्स्ड कैपिटल, दोनों में फर्क क्या है। अब मुझे ऐसा है कि मैं ना लेज की एक फैक्ट्री बनाऊंगी, लेज चिप्स जो होती है उसकी फैक्ट्री बनाऊंगी। अब फैक्ट्री के लिए मुझे लैंड खरीदनी पड़ेगी, मुझे मशीनें लानी पड़ेगी। ठीक है, मुझे एक बंदा रखना पड़ेगा, लेबर वेबर चाहिएगा। यानी कि अब चाहे उस फैक्ट्री के अंदर 1 पैकेट बन रहा है, चाहे उस फैक्ट्री के अंदर 1 लाख पैकेट बन रहे हैं, आपकी ये जो पूंजी है ये तो फिक्स है। मशीन तो आपको लानी ही पड़ेगी, लैंड तो आपको लाना ही पड़ेगा। यानी ये क्या है, ये फिक्स कैपिटल है। और वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जैसे पैसा, जैसे कच्चा माल। जितना ऑर्डर आया आप उतना ही कच्चा माल खरीद लोगे, जितना आपके पास ऑर्डर आया आप उतना ही पैसा उसमें लगा दोगे, जितना ही ऑर्डर आया आप उतनी ही लेबर लगा दोगे कि अभी जल्दी काम पूरा करना है और लेबर पकड़ लाए। तो जो ये चेंज होता रहता है ना विद रिस्पेक्ट टू योर प्रोडक्शन, कि जितना आप उत्पादन कर रहे हो उस हिसाब से इन चीजों को आप चेंज कर रहे हो, इसको ही हम क्या कहते हैं, उसको ही कहते हैं हम वर्किंग कैपिटल। इसको ही क्या कहते हैं हम, वर्किंग कैपिटल। इसको ही कहते हैं हम कार्यशील पूंजी। ठीक है, इसको ही हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी। उम्मीद करती हूं ये बात आपको समझ आ गई कि कार्यशील पूंजी क्या होती है। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए हम क्रेडिट लेते हैं, लोन लेते हैं। ठीक है, अब जो भी प्रोडक्शन के अंदर आपके खर्चे हो रहे हैं उन खर्चों को पूरा करने के लिए हम लोन लेते हैं। फसल उत्पादन के लिए अपने को लोन की जरूरत है, कभी बिजली के लिए, कभी पानी के लिए, कभी बीज लाना है, कभी खाद लानी है, कभी मरम्मत करनी है। ठीक है, समझ गए। एक और तो ऋण लेके आप उसको ऐसी जगह लगा दो जिससे आपकी कमाई हो, यानी कमाई का साधन भी है, लेकिन कभी कभी आप कर्ज के जाल में फंस जाते हो। यानी आपने पैसा लेके फसल लगाई थी, आपने क्या सोचा कि ये फसल 1 लाख की बिकेगी और मैं 80,000 रुपए बैंक के वापस कर दूंगा, लेकिन फसल बिकी केवल 50,000 की, या बारिश आ गई लास्ट में, अब फसल हो गई खराब, बेचें क्या।
जब बिक नहीं सकी तो आप जाल में फंस गए। अब तुम बैंक से ना तो पैसा और ले सकते क्योंकि पहले वाला चुकाना पड़ेगा, और पहले वाला चुकाने के लिए आपके पास पैसे है नहीं। इसको डेट ट्रैप कहते हैं, ऋण का जाल कहते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए, किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए आप लोग। और नहीं है तो थम्स अप दे दीजिए। चलो अब आगे पढ़ते हैं। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, लोन की शर्तें क्या होती है। लोन किसके बीच में होगा? उधार देने वाले और लेने वाले के बीच में, यानी ऋणदाता जो उधार दे रहा है, जो लेंडर है, जो बैंक है, और बोरोवर हम जो उधार ले रहे हैं, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। यहाँ पे एक ब्याज दर होगा, एक संपार्श्विक होगा। संपार्श्विक यानी कोलेट्रल। कोलेट्रल किसको कहते हैं? गिरवी, जो आप रख के जाते हो कि अगर मैं पैसे ना चुकाऊं तो इस चीज को जब्त कर लेना। ठीक है, एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगा। मोड ऑफ रीपेमेंट, किस तरीके से आप पुनर्भुगतान करेंगे, ये सारी ही चीजें पहले लिखवा ली जाती है। इसको क्रेडिट की शर्तें कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? फॉर एवरी लोन ग्रांटेड द लेंडर डिमांड्स कोलेट्रल, मतलब देने वाला जिसने लोन दिया है वो क्या कहता है बोरोवर को कि मुझे भाई बदले में कुछ ना कुछ कोलेट्रल, कुछ ना कुछ गिरवी रख के जा। अगर तूने पैसा नहीं दिया तो मैं तो डूब जाऊंगा। इसलिए वो पहले ही गिरवी रखवा लेता है, जिसको कोलेट्रल या संपार्श्विक कहते हैं। अब सहकारी समितियों से ऋण यानी लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव। A cooperative is a farm, business or other organization which is owned and run jointly by its member who share profit or benefits। अब देखो क्या होता है, कोऑपरेटिव होता क्या है। जैसे अमूल एक कोऑपरेटिव है, अमूल एक कोऑपरेटिव है, ठीक है, जो गुजरात के अंदर है। कहाँ पे? गुजरात में। ये कोऑपरेटिव है, सहकारी संस्था है। कोऑपरेटिव होता क्या है स्टूडेंट? जहां पे 21+ लोग मिलके एक बिजनेस रन कर रहे हैं। किस चीज के लिए? लाभ कमाने के लिए। लाभ कमाने के लिए। इसको क्या कहते हैं? ये क्या बन गया? ये कोऑपरेटिव बन गया, ये सहकारी बन गया। ठीक है, अब सहकारी समितियों से भी आपको लोन मिलता है। गांव के अंदर जब लोन चाहिए तो अपने को सस्ता ऋण चाहिए जिसपे ब्याज बहुत कम हो, तो सहकारी समिति क्या करती है? अपने संसाधनों को, जितने भी मेंबर्स हैं सहकारी समिति के, ये अपनी चीजों को एक जगह इकट्ठा करती हैं। ठीक है, और अलग अलग तरीके से सहकारी समिति होती है। किसान सहकारी समिति, बुनकर सहकारी समिति, औद्योगिक श्रमिक सहकारी समिति। जो सहकारी समितियां किसान सहकारी समिति है, ठीक है, वो बाद में डलेगी मंजू। मेरे पास है सारी, मैं आपको दे दूंगी, लेकिन अभी मैं नहीं कह सकती कि अभी कब दूंगी। ठीक है, तो सहकारी समिति के सदस्य कुछ क्षेत्रों में सहयोग के लिए, मतलब क्या करते हैं ये लोग? ये सहकारी समिति, किसान सहकारी समिति वाले किसानों को लोन दे रहे हैं, बुनकर वाले बुनकरों को दे रहे हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर वाले इंडस्ट्रियल वर्कर को दे रहे हैं। ठीक है, जितने भी मेंबर होते हैं, जैसे ये कंपनी है जिसके 21 मेंबर हैं, ये 21 मेंबर अपने अपने पैसे जमा करवाते हैं। जमा करवा के फिर उसको लोन पे दे देंगे। आप बात को समझना। जैसे मैंने क्या कहा, आमूल में मान लीजिए 25 लोग जो है इसकी टीम के अंदर हैं, 25 लोग इसको मैनेज कर रहे हैं। ये 25 के 25 लोग अपने हजार रुपए जमा करा देंगे। कितने रुपए जमा हो गए? 25,000 रुपए हो गए। अब इन 25,000 रुपए को लोन में दे दिया। किसको? किसी किसान को दे दिया, किसी बुनकर को दे दिया, उनको लोन में दे दिया और उनसे कहा तुम्हें बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, ब्याज बहुत कम लगाएंगे। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सहकारी लोन। ठीक है, सहकारी लोन। गिरवी क्या होता है ये मैंने आपको बताया। ये एक ऐसी संपत्ति है जो आप उधार लेने वाले से किसको दे देते हो? ऋणदाता को दे देते हो गारंटी के तौर पे कि अगर मैं पैसा ना दूं तो मेरी ये चीज आप जब्त कर लेना। इसको कहते हैं कोलेट्रल, यानी कि संपार्श्विक या फिर गिरवी। अब भारत के अंदर औपचारिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? फॉर्मल क्षेत्र कौन कौन से हैं? भारत के अंदर बैंक है, सहकारी समितियां हैं जिनसे आप ऋण लेते हो, और अनौपचारिक इनफॉर्मल कौन है? जैसे साहूकार लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, ठीक है, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, जिनसे आप उधार लेते हो, उनको हम अनौपचारिक कहते हैं। आरबीआई कौन कितना ऋण किससे ले रहा है, हर चीज के ऊपर निगरानी रखता है।
समय समय पे बैंक ये कहता है कि आप ब्याज दर घटा दो, आप ब्याज दर बढ़ा दो। इस तरीके से समय समय पे आरबीआई इंस्ट्रक्ट करता रहता है, निर्देश देता रहता है कि अब आप ब्याज दर बढ़ा दो, अब आप ब्याज दर घटा दो। ठीक है, जो इनफॉर्मल सोर्स होता है, इनकी शर्तें कुछ अच्छी नहीं होती है। साहूकार है, गांव का जमींदार है, ठीक है, वो क्या कहता है कि मैं तो इतना ब्याज लूंगा, लेना हो तो ले लो लोन, नहीं तो भाड़ में जाओ, मेरे पास तो तुम्हारी चेन गिरवी रखो। इस तरीके से वो आपको ऋण के जाल में धकेल देता है। ठीक है, समझ गए। फॉर्मल सेक्टर जो है, फॉर्मल सेक्टर, औपचारिक क्षेत्र अभी भी ग्रामीण लोगों की कुल ऋण आवश्यकताओं का आधा ही पूरा कर पा रहा है। मतलब गांव के अंदर लोन की जरूरत बहुत है, लेकिन पूरी ही नहीं कर पा रहे हैं ये औपचारिक लोग जो है। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या करना है, बैंक को गांव के अंदर भी एक्सपैंड करना है, ताकि गांव के लोग साहूकारों के पास ना फंसे और देश को अपने को आसानी से लोन दिलवाना है। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, 15 से 20 लोगों का एक ग्रुप होता है, जहां पे वो इकट्ठे होके खुद के हिसाब से कोई बिजनेस कर रहे हैं, खुद के हिसाब से कोई बिजनेस कर रहे हैं 15 से 20 लोग। ठीक है, आमतौर पर ये महिलाएं होती है, पर पुरुष भी हो सकते हैं। बचत करेंगी और उस बचत के पैसे से फिर सारे जोड़ के, सारी महिलाएं 15 से 20 महिलाएं पैसे जोड़ के फिर अपना बिजनेस शुरू कर रही है। ठीक है, छोटे छोटे ऋण ले सकती है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पे आप ऋण लोगे, उसमें आपको कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो बात को। कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर लोन लेने जाता है बैंक में, उसको गिरवी नहीं रखना, या बहुत कम ब्याज पे आपको लोन मिल जाएगा और आपको गिरवी भी नहीं रखना। ठीक, समझ हो आ गई बात। ठीक, अगर आप अपनी सेविंग्स करे जा रहे हो तो आप बैंक के अंदर लोन लेने के भी पात्र हो जाते हो, मतलब आपको लोन जो है आसानी से मिल जाएगा। ठीक, बैंक ऋण समूह के नाम पर स्वीकृत किया जाता है, और बैंक ऋण जो है वो पूरे सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पे स्वीकृत होगा। किसी एक आदमी के नाम पे लोन नहीं मिलेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पर ही लोन मिलेगा, जिससे वो अपने लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। ठीक, अब इसके अंदर भी कोशिश क्या रहती है बैंक की कि हम गरीब महिलाओं की मदद करें। ठीक है, हम कोई उनसे गारंटी ना ले, हम कोई उनसे गिरवी ना ले, ताकि उन लोगों की मदद हो जाए। इससे क्या होता है, फायदा क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप वालों को कुछ भी कोलेट्रल नहीं देना है, कुछ भी गिरवी नहीं देना है, उचित ब्याज पे आपको ऋण मिल जाता है उचित समय पे। ठीक है, ग्रामीण गरीबों के संगठन की आधारशिला है, मतलब जितने भी गांव के गरीब लोग हैं उनकी मदद के लिए ये काम किया गया है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये काम किया गया है। बहुत सारे सोशल इशू जैसे हेल्थ, इंश्योरेंस, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस, इनको कम करने के लिए ये काम किया गया है। अब दिलचस्प बिंदुओं की बात करते हैं। कार्यशील पूंजी क्या है वो मैंने आपको बताया। डे टू डे, दैनिक दिनचर्या के काम को यूज करने के लिए जो पूंजी आप यूज कर रहे हो उसको कैपिटल या वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ऋण का जाल क्या होता है, ऋण का जाल क्या है, जैसे ये एक बैंक है, ठीक है, ये व्यक्ति वो था जिसने उधार लिया था, इसने उधार ले लिया, अब इसको लग गया घाटा, इसको लग गया घाटा। अब इसको क्या करना है, इसको थोड़े से और पैसे चाहिए बैंक से, पुराने दिए नहीं है, थोड़े से और पैसे चाहिए बैंक से कि मैं मेरा घाटा पूरा करके बिजनेस को फिर से चला लूं और पैसे वापस कर दूं। बैंक ने मना कर दिया, कहा पहले पिछले दो। पिछले कब उतरेंगे, जब नया पैसा मिलेगा और नया बिजनेस आप चलाओगे, उसके लिए पैसे नहीं है। तो पिछला उतारोगे नहीं, नया मिलेगा नहीं, तो आप एक जाल में फंस जाओगे जिसको डेट ट्रैप या ऋण का जाल कहते हैं। ठीक है, जिसको डेट ट्रैप या ऋण का जाल कहते हैं। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। ये आपका जो टॉपिक है वो पूरा होता है। ठीक है, ये जो आपका टॉपिक है ये पूरा होता है। कोई भी डाउट अगर आपको है तो प्लीज पूछ लीजिए, कोई भी डाउट अगर आपको है तो प्लीज पूछ लीजिए। हाँ, विदाउट नेट ऐप ओपन नहीं होगा भाई विकास। तुम पढ़ने की बात कर रहे हो, पढ़ाने वाले का भी नहीं होता है। और बहुत लंबी लंबी वीडियो अगर बना दूं तो वो भी अपलोड नहीं होती है, वो भी अपलोड नहीं होती है। इसलिए जब तक ये प्रॉब्लम चल रही है ना, हम छोटी छोटी वीडियो ही रखेंगे, मतलब लगभग 1 घंटे की ही वीडियो हम किया करेंगे, नहीं तो फिर वो रिकॉर्डेड वाले बच्चों को दिक्कत हुआ करेगी। तो अब ये 2 चैप्टर जो है बहुत लंबे नहीं है, ये हम कल की क्लास में करेंगे। एक तो ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, और फिर कंज्यूमर वाली। बस फिर इसके बाद हम लोग 10th की पॉलिटी शुरू कर देंगे या 10th की हिस्ट्री, दोनों में से एक।
ठीक है, फिर 10th की ज्योग्राफी, 10th खत्म होके और फिर हम 11th पे आ जाएंगे। 25 मार्च तक या 20 मार्च तक हम इस सिलेबस को पूरा कर देंगे और DSSB वालों का जो पेपर है वो लगभग मई के फर्स्ट वीक में होने की उम्मीद है। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है मई के फर्स्ट वीक में। मुझे तो लग रहा है अप्रैल लास्ट में ले लेंगे ये, बट ऐसा बोला जा रहा है कि मई के फर्स्ट वीक में लिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आई होप। सहकारी, सहकारी शब्द आया है सहयोग से प्रीति। सहकारी शब्द आया है सहयोग से। किससे? सहयोग से। कॉपरेटिव शब्द आया है कॉपरेशन से। कॉपरेशन का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को मदद करना। कोई भी ऐसी दुकान, कोई भी ऐसी शॉप, कोई भी ऐसी शॉप जो है, हाँ यूट्यूब पर ही है दिनेश, कोई भी ऐसी शॉप या कोई भी ऐसी एजेंसी या कोई भी ऐसी कंपनी जिसके अंदर 21 प्लस लोग मिलके उसको चला रहे हैं अपने थोड़े थोड़े पैसे को डाल के। किसी ने 1 लाख दे दिया, किसी ने 2 लाख दे दिया, इस तरीके से 21-22 लाख रुपए इकट्ठे करके आप किसी एजेंसी को चला रहे हो, उसको कोऑपरेटिव कहते हैं। चंडीगढ़ TGT DSSB के बाद होगा। ठीक है, तो अभी मैं क्लास को एंड करती हूँ। बाकी भी होगा आरती, होगा। एक बार वो मोटा मोटा मैंने आपको बताया है, क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी से ना आप लोगों के हिस्ट्री के एमसीक्यू निकल नहीं रहे हैं सारे के सारे। मतलब कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री के हैं ना, वो अपने को थोड़ा सा एडिशनल करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने इग्नू की बीए की किताबें जो है वो निकलवाई हैं, फिर हम उसके नोट्स बना के और फिर वीडियो को करते हैं। क्योंकि 9th क्लास की अगर मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक करवा रही हूँ तो सारे क्वेश्चन वहां से नहीं निकल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अंशिका, फिर से कुछ नहीं करना, ये मोर देन इनफ होगा। हाँ जी, TGT SST का।